Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, today we are going to study about type of foundation. सबसे पहले फाउंडेशन का मीनिंग समझे क्या होता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल से ऊपर की जो स्ट्रक्चर होती है उसे तो हम कह देते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और ग्राउंड लेवल से जो नीचे की स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं हम सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में तो आपके बीम, कॉलम, फ्लोर, रूफिंग, टेरेस एटसेट्रा सब कुछ आ जाएंगे। जो मेनली हमें इस चैप्टर के लिए पढ़ना है वो है हमारी फाउंडेशन, यानी कि जिसको हम कह देते हैं नींव, ठीक है। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को अगर आपको मजबूत करना है तो उसकी नींव मजबूत होना, यानी कि उसकी फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत कंपलसरी है। तो जनरल जो ड्यूरेशन फाउंडेशन का रहता है, जनरली आपको बता रहा हूँ इस तरह से स्टेप वेव फाउंडेशन दिखा रहा हूँ। फाउंडेशन के टाइप भी हम देखेंगे। तो इस तरह की फाउंडेशन रहती है और नीचे यहाँ कंक्रीट स्प्रेड कर दिया जाता है। ओके, दिस इज कंक्रीट बेस। और ये डबल हैचिंग जो यहाँ पर मैंने शो किया इस तरह से, इसको मैं बोल देता हूँ मेरी मेजनरी, इसके ऊपर मेजनरी रखी हुई है। ओके, तो फाउंडेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो आप देखिए यहाँ पर, ये होगी इसकी डेप्थ, ठीक है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मैं डिनोट कर रहा हूँ डीएफ से, और विड्थ ऑफ फाउंडेशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ बीएफ से। ओके, अब दो पार्ट्स क्या है कि एक केस में तो डेप्थ ज्यादा हो जाती है, दूसरे केस में विड्थ ज्यादा हो जाती है। अगर फाउंडेशन की ये डेप्थ, लेट्स मूविंग टू नेक्स्ट पेज, अगर हमारे फाउंडेशन के अंदर ये डेप्थ विड्थ ऑफ फाउंडेशन से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम कह देते हैं हमारी डीप फाउंडेशन। ओके, ये बेसिक टू पार्ट्स हैं इसके। पहला, अगर डेप्थ विड्थ से ज्यादा हो जाए तब हम उसे क्या कह देंगे, डीप फाउंडेशन। और क्या हो अगर उसकी विड्थ डेप्थ से ज्यादा हो, तब हम उसे कह देंगे शैलो फाउंडेशन। ओके, तो दो पार्ट हो गए, एक हो गई डीप फाउंडेशन और दूसरी हो गई शैलो फाउंडेशन। पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे शैलो फाउंडेशन के बारे में। तो शैलो फाउंडेशन में स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए कि आपको कोई एक कॉलम इस तरह का दे रखा था। ओके, दिस वन इज अ सिंपल कॉलम। इस कॉलम का लोड आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना। ऊपर से लोड आया सराउंडिंग से, ठीक है। सराउंडिंग का लोड बीम के ऊपर आया, बीम के थ्रू वॉल्स और कॉलम पे आया, और कॉलम के थ्रू आपके वहां पर नीचे जो फाउंडेशन है, नींव है, उसके ऊपर गया। और नींव का एक्चुअल काम क्या है, ये जो सारा आने वाला लोड है, ऑल दी सराउंडिंग लोड्स, चाहे विंड की वजह से आ रहा हो, डेड लोड हो, लाइव लोड हो, इन सब लोड्स को क्या करना है, इससे नीचे सब सोइल को ट्रांसफर करना है। तो अगर मैं प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ फाउंडेशन पूछूं तो क्या हो जाएगा मेरा, what is the principal function of foundation is to transfer load of surrounding via beams, column to the subsoil। और यही लोड लेने की, स्ट्रेस लेने की क्षमता को हम क्या कह देते हैं, सोइल की बियरिंग कैपेसिटी। इसे क्या कह देते हैं हम, सोइल की बीरिंग कैपेसिटी। एक्चुअल में सोइल की बीरिंग कैपेसिटी से कहना गलत है, क्योंकि अलग अलग टाइप की फाउंडेशन के लिए सोइल अलग अलग बीरिंग कैपेसिटी शो करती है। तो प्रॉपर जो टर्म यूज होनी चाहिए वो यूज होती है बीरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। लेकिन मोस्टली बुक्स में आप पढ़ेंगे, आपको वहां पर ये मिलेगा कि बीरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट
सब सोइल जो भी सब स्ट्रक्चर के नीचे आपको मैंने बताया था यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये जो फाउंडेशन आपको यहाँ डेवलप करनी है, इसके नीचे इस वाली सोइल की जो स्ट्रेंथ आती है उसी को हम क्या कह देते हैं, हमारी बियरिंग कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट में शैलो फाउंडेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको क्या करना था, इस कॉलम के लोड को ट्रांसफर करना है, तो आपने इसके लिए एक सिंपल सी स्लैब यहाँ नीचे प्रोवाइड करा दी। ठीक है, सिंपल कंक्रीट की इस तरह से स्लैब आपने प्रोवाइड करा दी, तो इससे आपको सिंपली दिख रहा होगा यहाँ पर कि इसकी जो विड्थ है डेप्थ से ज्यादा है, यानी कि कैसी फाउंडेशन है, शैलो फाउंडेशन। और किसी अलग से कॉलम के लिए, सेपरेट कॉलम के लिए इस तरह की स्लैब प्रोवाइड करा देना, इस तरह की फाउंडेशन प्रोवाइड कराना, इसे हम क्या कह देते हैं, हमारी आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, इसे क्या कह देंगे, आइसोलेटेड फुटिंग, या फिर आपको फाउंडेशन के नाम से दिख जाएगा, कुछ जगह फुटिंग लिखा होगा, कुछ जगह फाउंडेशन लिखा होगा। अब क्या होता है, जब भी लोड के ट्रांसफर होते हैं, किसी भी चीज के ऊपर आप लोड करोगे, मान लीजिए ग्राउंड लेवल है आपका, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर आपका कोई भी कंपोनेंट पड़ा है इस तरह से। ओके, ये कंपोनेंट जब पड़ा होगा, इसके लोड का ट्रांसफर डायरेक्ट यूं नहीं होगा। ठीक है, आप सोचे कि इसी के नीचे, उसी पोजीशन के नीचे ट्रांसफर हो, इस तरह से ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर कैसा होता है, इस शेप में। ठीक है, स्प्रेड होते हुए ट्रांसफर होता है। तो ये लोड का ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेसेस इस तरह से होगा। तो इस तरह की आइसोलेटेड फुटिंग डायरेक्ट प्रोवाइड कराना इतना सूटेबल नहीं होता। तब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशन करके ले आते हैं। अब मॉडिफिकेशन देखिए कैसे हो जाता है। इसे नेक्स्ट पेज पे चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं। एक तो आपको ये वाली दे रखी थी। ओके, अब मॉडिफिकेशन देखिए क्या हुआ, किस कॉलम को, लेट मी इरेज दिस कॉलम फर्स्ट। तो यहाँ क्या कर दिया आपने, इस फाउंडेशन को देखिए यहाँ इस तरह से ऊपर की ओर उठा दिया। ओके, ये एक्चुअली 2D में आपको दिखाई दे रही है। तो सामने से अगर मैं इसको देखूं फाउंडेशन को, तो आपने बेसिकली क्या है, पहले तो इस तरह की फाउंडेशन दिखाई दे रही थी। अब क्या हो जाएगा, आपने इसके ऊपर इस तरह से एक स्लोप्ड सरफेस बना दी। अब इसके ऊपर ये कॉलम आपने सेट कर रखा है। ठीक है, ध्यान रखें अभी तक हम शैलो फाउंडेशन ही पढ़ रहे हैं, हम डीप के ऊपर नहीं आए। तो इस तरह की जो कॉलम की फुटिंग के नीचे हो जाएगी, इस तरह की फुटिंग को हम क्या कह देते हैं, स्प्रेड फुटिंग। ठीक है, स्प्रेड किस लिए बोला, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए स्प्रेड हो रहा है, कंक्रीट का धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, ताकि जो लोड उसके ऊपर स्प्रेड होने वाला है, जिस तरह का लोड मैंने आपको भी दिखाया था, लोड स्प्रेड किस तरह से होता है, यहाँ देखिए ये लोड हमारा किस तरह से स्प्रेड हुआ, इस शेप में। ठीक है, इस शेप में स्प्रेड हुआ है। तो इसी स्प्रेड के लिए मैंने फुटिंग की शेप भी यही प्रोवाइड करा दी, ताकि यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस पूरे के पूरे मटेरियल पर मुझे मिले। ओके, तो इसे तो बोलते हैं स्प्रेड। और स्प्रेड के अलावा एक और तरीका होता है, हम क्या करते हैं, इसी कॉलम के नीचे, जैसे ये हमारे पास ये फुटिंग स्लैब हमने प्रोवाइड की थी, तो इसमें क्या प्रोवाइड करा देते हैं हम, इस तरह से स्टेप्स प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इस फुटिंग में इस तरह के स्टेप्स प्रोवाइड करा दिए, और उसके ऊपर ये कॉलम हमने सेट कर लिया। ये यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसके ऊपर ये कॉलम सेट किया हुआ है,
तो इस तरह की जो फुटिंग होती है उसे हम क्या कहते थे, हमारी स्टेप्ड फुटिंग। ओके, क्या बोले हमने इसे, स्टेप्ड फुटिंग। तो ये वाली होगी स्टेप्ड, ये होगी स्प्रेड। ऊपर से देखने पर स्प्रेड कैसी दिखाई देती है, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं स्प्रेड का, तो मुझे कुछ यूं दिखाई देगा। देखिए, ये क्या है, स्प्रेड फुटिंग का टॉप व्यू है। ओके, दिस इज टॉप व्यू ऑफ दिस स्प्रेड फुटिंग। और स्टेप्ड फुटिंग है, इसका मुझे अगर टॉप व्यू दिखाना हो तो किस तरह का दिख जाएगा, एक बड़ी स्लैब, उसके ऊपर एक छोटी, और इस तरह से बढ़ रही है, और लास्ट में आपको ये आपका कॉलम इस तरह से दिखाई दे जाएगा इसके ऊपर। ओके, तो ये हो जाएगा स्टेप्ड फुटिंग का टॉप व्यू। तो हमने अब तक कौन सी पढ़ी, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। शैलो का मतलब जिसमें विड्थ डेप्थ से ज्यादा होनी चाहिए। शैलो के अंदर भी अगर सिंपल एक कॉलम को रखना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग ये सिंपल भी हो सकती है, या फिर आपको जैसे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप उसमें ये स्प्रेड फुटिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसका टॉप व्यू ये है। उसके बाद अगर आपको स्टेप्स में प्रोवाइड करानी है तो स्टेप फुटिंग हो जाएगी, जिसका टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिख जाएगा। क्या हो, एक से ज्यादा कॉलम के लिए अगर आपको फाउंडेशन प्रेजेंट करानी है तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक कॉलम आपका ये था, ठीक है, अभी खाली आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ एक बार, और दूसरा कॉलम ये था। दोनों के लिए आपको क्या प्रोवाइड करानी थी, पहले आइसोलेटेड फुटिंग। दोनों के लिए आप क्या करना चाह रहे थे, पहले आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड कराना चाह रहे थे। लेकिन हुआ क्या, इनके कारण जो आने वाले लोड्स हैं, इनके ऊपर कुछ लोड भी लग रहा होगा, राइट। इन दोनों के ऊपर क्या लग रहे हैं, लोड्स लग रहे हैं, लोड इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन लेटरली मैं इसके साइज को इंक्रीज नहीं कर सकता। लेटरली मैं इसके साइज को इंक्रीज नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए, इन दोनों फुटिंग्स को आपस में जोड़ दूंगा, यानी कि कंबाइन कर दूंगा इस तरह से। ये क्या है, टॉप व्यू ऑफ फुटिंग है, कंबाइन किया है। अगर मेरे को साइड व्यू आपको दिखाना हो इसका, तो कुछ इस तरह की फुटिंग थी। ओके, दो कॉलम आपके लिए मैंने बना दिए हैं। पहले तो कैसी शो हो रही थी ये, इस तरह की एक फुटिंग ये, ओके, एंड सेकंड वन इज दिस। मुझे क्या कहा गया कि मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज नहीं कर सकता, विड्थ को इंक्रीज नहीं कर सकता, तो लेंथ को इंक्रीज करने में तो ऐसा काम करता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, जिसके कारण लोड का ट्रांसफर इवन हो जाए। ठीक है, अब इवन लोड के ट्रांसफर के लिए मुझे क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो मैंने इस तरह से दोनों को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने के बाद ये जो न्यू फुटिंग आई है, ठीक है, उसे मैं क्या कह देता हूँ, मेरी कंबाइंड फुटिंग। इसे क्या नाम दूंगा मैं, कंबाइंड फुटिंग। अगर ये कॉलम पर आने वाला लोड P1 और इस कॉलम पर आने वाला लोड P2 बराबर है, दोनों की कंडीशन क्या है, इक्वल है, ठीक है, लेंथ साइज वगैरह दोनों कॉलम्स का इक्वल है, तो इस कंडीशन में जो बनने वाले कंबाइंड फुटिंग होगी उसका साइज तो कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। ये कब हो जाएगा, इन केस ऑफ इक्वल लोड इंटेंसिटी। जब लोड्स हमारे पास इक्वल लग रहे होंगे तब उसके लिए हम कौन सी फुटिंग प्रोवाइड करा देंगे, ये रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। क्या हो, जब दोनों के ऊपर लगने वाले लोड अलग अलग हो, जब अलग अलग होंगे तब उसके लिए हमें क्या करानी पड़ेगी, इस तरह की ट्रेपेजॉइडल शेप में कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, जिसके ऊपर लगने वाला लोड क्या है, ज्यादा, जिस कॉलम के ऊपर लोड ज्यादा लग रहा है उसके लिए ज्यादा एरिया चाहिए। ठीक है,
और जिसके ऊपर लोड कम लग रहा है उसके लिए कम एरिया चाहिए। और इस तरह की जो फुटिंग बन के आ जाएगी उसे मैं बोल दूंगा ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, तो ये कोई हमारी ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग। कुछ अगर आपको इसका प्लान में देखना हो तो किस तरह की दिखाई देगी ये मैंने आपको प्लान दिखाया है इसका। अगर टॉप व्यू आपको इस फुटिंग का देखना हो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। वेट ए मिनट, ये क्या हो जाएगा इसका टॉप व्यू। हम साइड से अगर देखते हैं, सॉरी, ये है हमारा टॉप व्यू। ठीक है, ये भी टॉप व्यू है, ये वाला भी टॉप व्यू है। ये कैसा है इसका साइड व्यू, कि किसी भी ड्राइंग को अगर देखें तो साइड से कैसे दिखाई देगी, टॉप से कैसे दिखाई देगी। ये इसका क्या हो गया, साइड व्यू हो गया हमारा ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग का। ये वाला कब प्रोवाइड कराना है ट्रेपेजोइडल, जब लोड्स लगने वाले जो लोड हैं वो उनकी क्वांटिटी अलग अलग हो, उनकी वैल्यू अलग अलग आ रही हो उनके पास। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास आ जाती है एक स्ट्रिप फुटिंग आती है और एक आती है स्ट्रैप फुटिंग। ठीक है, स्ट्रिप के नाम से क्या चलता है, जैसे किसी कागज की एक लंबी सी स्ट्रिप ले रहा हूं तो लेंथ वाला एलिमेंट हमारे पास कौन सा आ जाता है, जो भी हमारी स्ट्रक्चर होती है उसके लिए होता है वॉल का। तो वॉल्स के नीचे जो फाउंडेशन प्रोवाइड की जाती है उसे मैं कह देता हूं मेरी स्ट्रिप फाउंडेशन। ठीक है, यहां देखिए आप, ये मेरी कोई वॉल चल रही है इस तरह से। ओके, ये इसका ब्रिक का जो भी अरेंजमेंट हो, किसी भी तरीके से हो सकता है अरेंजमेंट ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक वॉल बनाई है मैंने यहाँ पर। तो इस वॉल के नीचे जो मेरे को फाउंडेशन प्रोवाइड करानी होगी उस फाउंडेशन को मैं क्या बोल दूंगा, मेरी स्ट्रिप फाउंडेशन। ओके, तो कुछ वेट मिनट, ये फाउंडेशन कैसे दिखेगी आपको, कुछ इस शेप में। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज स्ट्रिप फाउंडेशन। एक लंबी सी स्ट्रिप चलती है उसके लिए, वॉल्स के लिए, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है हमारा स्ट्रिप फाउंडेशन। और एक कंफ्यूजिंग टर्म आती है, एक आती है स्ट्रिप फाउंडेशन और दूसरी आती है स्ट्रैप फाउंडेशन। सेकेंड जो टर्म है हमारे पास, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये होती है हमारी स्ट्रैप फाउंडेशन या स्ट्रैप फुटिंग, जो भी आपका मन हो आप बोले। तो इसमें अगेन टॉप व्यू खाली दिखा रहा हूं आपको, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, उनके लिए आपने आइसोलेटेड फुटिंग इस तरह से डिजाइन तो की। अब क्या करना है आपको, आप चाहते हैं कि सेटलमेंट इवन हो, दोनों के दोनों कॉलम एक साथ सेटल हो, या फिर आपको वॉल्स के अंदर ओवरटर्निंग को शो नहीं करना है। अगर लोड ज्यादा हो गया तो वॉल्स ओवरटर्न कर जाती हैं मोमेंट जनरेट होने की वजह से, वो सब नहीं करना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बाइंड करना पड़ेगा। तो इसके बीच में एक बीम प्रोवाइड की जाती है इस तरह से, जिसका नाम आता है स्ट्रैप बीम। क्या कहते थे बच्चों इसे, स्ट्रैप बीम।
तो स्ट्रैप बीम की मदद से दो अलग अलग कॉलम के आइसोलेटेड फुटिंग को जोड़ देना और नई फाउंडेशन बनाना, उसे ही हम क्या कह देते हैं, हमारी स्ट्रैप फाउंडेशन। तो स्ट्रिप तो किसके लिए होते हैं, जनरली वॉल्स के लिए। एक लंबी फाउंडेशन इन दी लॉन्गर लेंथ में चलती रहती है कि इसका एक डायमेंशन दूसरे के मुकाबले काफी बड़ा हो जाता है साइज में। वो स्ट्रैप का मतलब क्या होता है, दो आइसोलेटेड के बीच में आपने क्या कर दिया, एक स्ट्रैप बीम को वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ये हो जाती है मेरी स्ट्रैप फाउंडेशन। अब एक थर्ड लास्ट केस आता है हमारे पास शैलो के अंदर। क्या हो अगर ये जो आइसोलेटेड फुटिंग है उनका साइज हमारे टोटल जो साइट एरिया है, प्लान एरिया है, उसके 50% से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो केस हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेशल केस है, इफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग साइज ऑफ फुटिंग्स इज ग्रेटर देन 50% ऑफ total area for which construction is to be provided, then we will use mat or raft foundation। ठीक है, हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, मैट या फिर राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कराएंगे। एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर सॉइल के अंदर श्रिंकेज स्वेलिंग ज्यादा हो या फिर मेरी सॉइल सॉफ्ट क्ले हो, उसकी बीरिंग कैपेसिटी लो हो, बीरिंग कैपेसिटी क्या हो, कम हो, तो उनके लिए भी कौन सी फाउंडेशन हम प्रोवाइड कराते हैं, मैट या फिर राफ्ट फाउंडेशन। तो किस तरह की रहती है, ये देखिए कि बहुत सारे कॉलम थे, इस तरह के कॉलम ये हो गए, तो इन्हें सेट करते हैं हम एक बार। ये हमने कॉलम लिए, ओके। यहाँ पर क्या होने वाला था, इंडिविजुअल साइज ऑफ फुटिंग 50% से ज्यादा हो रहा था, या फिर स्ट्रेंथ कम थी ऊपर से आने वाले, या फिर लोड ज्यादा हो गया बेरिंग कैपेसिटी के मुकाबले, तो उसके लिए हम एक लार्जर स्लैब प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, एक लार्जर स्लैब इस तरह से प्रोवाइड करा देते हैं, जिसके ऊपर ये सारे के सारे कॉलम क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो इस टाइप की जो फुटिंग होती है उसे हम क्या कह देते हैं, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, और टॉप व्यू से देखने पर आपको कैसी दिखेगी, सिंपल एक रेक्टेंगल शेप होगी, उसके अंदर बहुत सारे यूं कॉलम्स बना रखे होंगे, और इसे क्या किया होगा, इस तरह से सेक्शन के अंदर कट कर रखा होगा। तो ये मेरी क्या हो जाती है, राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन। कंडीशन आपको याद रखनी है, या तो इंडिविजुअल साइज ऑफ फुटिंग 50% से ज्यादा हो जाए, या फिर सॉफ्ट क्ले बीरिंग कैपेसिटी लो, या फिर एग्जांपल आपका यहाँ पे बेंटोनेट सॉइल है, इन सब सॉइल के लिए हम क्या प्रोवाइड करा देते हैं, मैट या फिर राफ्ट फाउंडेशन। तो ये जितनी भी फाउंडेशन हमने पढ़ी है, ये थी टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, यानी कि वो वाली फाउंडेशन जिनमें हमारे को सॉइल को एक्सकेवेट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, यानी कि मिट्टी को ज्यादा नहीं खोदना हमें। क्या हो अगर हमारी स्ट्रेंथ सॉइल की आ ही नहीं रही बहुत ज्यादा लेंथ तक, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी फाउंडेशन प्रोवाइड, मैट और राफ्ट से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो अगली फाउंडेशन हम तभी यूज करेंगे, यानी कि डीप फाउंडेशन हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास शैलो यूज करने का कोई प्रोविजन ना बचा हो, कि अब शैलो तो यूज नहीं कर सकते। रीजन ये है क्योंकि डीप फाउंडेशन कॉस्टली बहुत पड़ती है। अब मैट और राफ्ट आप यूज नहीं कर पाए, तो लास्ट फाउंडेशन हमारे पास बचता है, वो होता है डीप फाउंडेशन आपको यूज करना है। ओके, next one is a deep foundation। डीप फाउंडेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, डेप्थ होगी विड्थ से ज्यादा, ये तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन हम तभी यूज करेंगे इफ सॉइल इज नॉट अवेलेबल। और कौन सी सॉइल, ऑफ गुड स्ट्रेंथ टू ए
लार्ज डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब मेरा यहाँ पर डेप्थ से है कि अगर ज्यादा डेप्थ तक, बहुत गहरी डेप्थ तक भी हमें सोइल अच्छी बीयरिंग कैपेसिटी की नहीं मिल रही है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। यानी कि आप क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर जो मेरी स्ट्रक्चर थी, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर ये मैंने आपका घर बना रखा है, एक सिंपल सा घर है ये, ओके। विंडो वगैरह सब प्रोविजन है ताकि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन रहे। तो ये जो मैंने घर बना रखा है, इसके नीचे स्ट्रेंथ तो आ नहीं रही, तो स्ट्रेंथ के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरह से फाउंडेशन प्रोवाइड कराऊंगा कि बड़ी बड़ी यहाँ पर पाइल्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो डंडे टाइप से दिख रहे हैं आपको, कॉलम टाइप दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोल देंगे, पाइल्स। ये पाइल्स क्या करती हैं, या तो आसपास की सॉइल के साथ में इस तरह से सरफेस रेजिस्टेंस शो करेंगी, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन शो करेंगी। ठीक है, फ्रिक्शन शो करेंगी, या फिर नीचे आपको कोई इधर हार्ड स्ट्रेटा मिल जाएगा। हार्ड स्ट्रेटा का मतलब मान लीजिए नीचे कोई रॉक वगैरह एनकाउंटर हो चुकी है, तो उस रॉक के ऊपर ये क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, मतलब अपने एंड के थ्रू वहां पर बीयरिंग कैपेसिटी दे रही होगी। तो यहाँ पर ये फिनोमिना हो जाएगा, इसे हम क्या बोल देंगे, एंड बियरिंग। ठीक है, इस फिनोमिना को बोला एंड बियरिंग, इस फिनोमिना को बोला फ्रिक्शन, घर्षण बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो फ्रिक्शन के कारण जो पाइल्स यहाँ पर बन के आई हैं, उन्हें तो बोल देंगे हम फ्रिक्शन पाइल्स। ठीक है, और जो एंड बियरिंग फिनोमिना के कारण पाइल्स आ रही हैं, उसे बोल देंगे एंड बियरिंग पाइल। तो ये हमारे लोडिंग एक्शन की वजह से दो टाइप की पाइल आ जाती है, एक होती है फ्रिक्शन पाइल, दूसरी एंड बियरिंग पाइल। और ये टाइप ऑफ फाउंडेशन कौन सा हो जाता है, डीप फाउंडेशन, यानी कि ऐसी फाउंडेशन जिसमें डेप्थ विड्थ से ज्यादा है। ओके, तो इसके अगर मैं टाइप की बात करूं, डीप फाउंडेशन में मेरे पास क्या क्या टाइप आ जाते हैं, एक टाइप होता है पाइल फाउंडेशन, एक होता है पियर फाउंडेशन, ठीक है, एक होता है वेल फाउंडेशन। जो सबसे आप प्रीडोमिनेंटली पढ़ते हो वो रहती है हमारी पाइल फाउंडेशन। पाइल्स में यानी कि बड़ी बड़े कॉलम टाइप के स्ट्रक्चर है, इन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मटेरियल इनका कुछ भी हो सकता है, चाहे आरसीसी का हो, कंक्रीट का हो, चाहे वहां पर अपने सैंड डाली हो या ग्रेवल डाले हो, या फिर सिंपली आप वहां पर वुड की पाइल भी यूज कर सकते हैं, वुड की, स्टील की, जो आपको मटेरियल यूज करना है। तो मटेरियल के हिसाब से पाइल चेंज होती रहती है, एक्शन के हिसाब से कि उनका लोडिंग एक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शन पाइल होगी या फिर एंड बियरिंग होगी। एंड बियरिंग फिर से बता रहा हूँ, जो नीचे से यहाँ से स्ट्रेंथ गेन कर रही हूँ, इस तरह से। ठीक है, नीचे से स्ट्रेंथ गेन कर रही हूँ कि लोड को नीचे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि फाउंडेशन का काम ही क्या है, जितना लोड आ रहा है उसे ट्रांसफर ही तो करना है, और ट्रांसफर कहाँ करना है, आसपास की सोइल में। अब चाहे वो फ्रिक्शन से करे, चाहे एंड बियरिंग से करे, या दोनों के कंबाइंड एक्शन से करे, हमें तो क्या चाहिए कि मेरी ऊपर की जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे और सेटलमेंट मिनिमम आए। ठीक है, अगर सेटलमेंट आते हैं तो आपने देखा होगा बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स वगैरह आने लगते हैं, तो हमें सेटलमेंट को मिनिमम रखना है, यानी कि बिल्डिंग नीचे नीचे जमीन में धंसती जाती है। एक साथ धंसेगी पूरी की पूरी बिल्डिंग तो इतने क्रैक नहीं आएंगे, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से ज्यादा धंस रही है और इधर से कम नीचे सेटल हो रही है, तो उसमें बिल्डिंग में अच्छे खासे आपको क्रैक एनकाउंटर होंगे, बिल्डिंग का गिरने का डर भी रहता है। तो हमने पढ़ लिया पाइल फाउंडेशन के बारे में। तो पाइल्स इस तरह की होती है। पियर भी एक तरह की पाइल फाउंडेशन ही है, लेकिन पियर में क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पाइल का साइज मान लीजिए अगर इतना रहता है, तो पियर का साइज आपको कितना दिखाई देगा, इतना बड़ा दिखाई देगा। तो ये जनरल डिनोशन दिखा रहा हूँ कि पियर का साइज पाइल के मुकाबले काफी बड़ा रहता है। और पियर में जनरली क्या होता है, बाहर तो केसिंग होती है, केसिंग मतलब इस तरह से मान लीजिए खोखला रहता है। वेट अ मिनट, पियर फाउंडेशन में क्या दिखाई देता है, इस तरह से एक खोखली स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और इनके अंदर मटेरियल को फिल किया जाता है। अगेन वो मटेरियल सैंड का हो या फिर कंक्रीट का हो, आपके हिसाब से डिसाइड किया जाता है, या फिर हमारे जितना लोड आने वाला, जितनी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है, वट एवर आवर रिक्वायरमेंट इज, उसके हिसाब से हम मटेरियल यहाँ पर चूज कर लेते हैं। और एक क्या और चीज बता दूं आपको, जो आपने देखे होंगे इस तरह के ब्रिजेस होते हैं हमारे,
ठीक है। ब्रिज के नीचे ये जो बड़े बड़े आपको कॉलम दिखाई देते हैं जो कि सॉइल के नीचे लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, लोड ट्रांसफर का, इन्हें भी हम क्या कह देते हैं, पियर्स। ठीक है, इन्हें भी हम क्या कह देते हैं, पियर्स कह देते हैं। तो पाइल फाउंडेशन हो गया, पियर फाउंडेशन हो गया, नेक्स्ट है वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन का काम भी क्या है, ये ब्रिजेस के लोड को ट्रांसफर करता है टू दी सब सोइल स्ट्रेटा। ओके, अब स्टूडेंट वेल फाउंडेशन या फिर कुछ जगह इनको केजन्स के नाम से भी बोला जाता है, केजन्स। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, एक्चुअल में एक वेल बनाया जाता है इस तरह से। ठीक है, वेल की जो साइड लाइनिंग होती है उसे तो हम कह देते हैं हमारी स्टेनिंग, इनको क्या कहा जाता है, स्टेनिंग्स। और यहां पर स्टेनिंग के नीचे ये जो मटेरियल लगाया हुआ है इस तरह से, इसे जो कट करता है थोड़ा सा इसे, इसे हम कह देते हैं कर्ब। और इसके नीचे, कर्ब के नीचे क्या लगा आपके, कटिंग एज। ठीक है, और यहां पर इसे क्लोज कर दिया जाता है एकदम, इसे क्या कर देंगे हम, इस तरह से क्लोज कर देंगे, कंक्रीट से ही कर देते हैं। चलिए, कंक्रीट को शो करने का डिनोशन ये रहता है। ओके, इसे क्या कह देते हैं, बॉटम प्लग। ओके, इसे क्या बोल दिया हमने, बॉटम प्लग। बॉटम प्लग के साथ में ही ऊपर क्या दिया होता है, यहाँ पर आपको एक कैप प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि वेल टाइप है हमारा, वेल को भी आप एक बड़े पियर की तरह समझ सकते हैं। पाइल क्या था, पाइल तो सबसे छोटा सा एक कंक्रीट का सेक्शन था जो कि होमोजेनियस सेक्शन हो गया था, ऐसे सॉलिड सेक्शन था। पियर क्या हो गया कि एक शेल ले लिया जो कि पाइल से बहुत बड़ा था, लोड को ट्रांसफर कर रहा है, जनरली एंड बियरिंग एक्शन से ही करता है। पियर जो होते हैं वो हमारे फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफर नहीं करते लोड्स को। उसके ऊपर भी हमने कैप वगैरह प्रोवाइड करा कि अंदर फिलिंग करनी है तो करो, वरना नहीं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसके ऊपर कैप वगैरह प्रोवाइड किया। ये वेल फाउंडेशन या फिर केजन्स क्या, बहुत बड़े साइज के एक तरह के पियर आप कह सकते हैं इन्हें। साइज बहुत इंक्रीज होता है, चाहे अंदर से खोखले रहे या सैंड फिलिंग करो। जैसे वाटर फ्रंट की जितनी स्ट्रक्चर होती है पानी के सामने वाली, उनके लिए यूज होता है, या ब्रिज के अपार्टमेंट्स हैं उनसे लोड ट्रांसफर करने हैं, उनके लिए वेल फाउंडेशन यूज होती है। ऊपर हमने क्या कर दिया, इधर एक वेल कैप प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, यहाँ क्या प्रोवाइड किया, वेल कैप। और वेल कैप के ऊपर यहाँ पर आप क्या दे दोगे, अपना जो भी पियर है, और पियर के ऊपर आपको ब्रिज वगैरह अपना कंस्ट्रक्ट करना है वो कर दीजिए। तो ये जो पूरी फाउंडेशन है इसे मैं क्या बोल देता हूँ, मेरी वेल फाउंडेशन। और इसे मैं लिख देता हूँ मे और मे नॉट बी फिल्ड विद सैंड। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे आप सैंड वगैरह से फिल कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशन आ जाती है हमारी वेल फाउंडेशन। तो स्टूडेंट्स ये थे टाइप ऑफ फाउंडेशन, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था फर्स्ट ईयर के हिसाब से। जो हमारे सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं वो आगे चलकर इन फाउंडेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और फाउंडेशन का डिजाइन कितना होता है, क्या लोड आता है, इनका साइज कितना होना चाहिए, ये सब आने वाले सेमेस्टर में आप पढ़ोगे। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और कहीं पर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को रिजोल्व कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर।